देश में दो तरीके के लोग रहते हैं। एक जो देश में क्या डेवलप होगा, कैसे डेवलप होगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब देखने वाले। दूसरी, देश में डेवलप हो ना हो घंटा फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को, नेताओं की बस तलबे चढ़ना है उन लोगों को। अगर उसकी नेता को कोई उल्टा सीधा बोलता है तो आ जाते हैं उस उल्टा सीधा बात को तारीफ में बदलने के लिए। अरे झूठ बोल रहा है। नेताओं से पैसा लेके दूसरों को बदनाम करने में। तो आओ मिलते हैं ऐसी नेताओं की तलबे चढ़ने वाली लोगों से। बहुत से लोग आज भी शोर मचा रहे हैं कि मोदी और शाह ने सोनम वांगचुक को जबरदस्ती जेल में डाला हुआ है, जिन्हें सोनम वांगचुक एक देशभक्त लगता है। जिस मोदी और शाह की जिक्र करी है अपनी वीडियो में, वो कितना देशभक्त है वो आगे जाके बताता हूं मैं प्रूफ के साथ। तो पहले वो ये समझें कि सोनम वांगचुक के बेसिकली दो एनजीओ हैं, HIAL और सैकमॉल, जिसमें से सैकमॉल के पास FCRA लाइसेंस है, यानी सैकमॉल को फॉरेन से फंडिंग मिल सकती है, लेकिन HIAL के पास ये लाइसेंस नहीं है, तो वो फॉरेन से फंडिंग नहीं ले सकता। लेकिन बावजूद इसके पिछले 2 सालों में HIAL में 6 करोड़ और 15 करोड़ की विदेशी फंडिंग आती है। देखो हक दिया पहले ही अपनी वीडियो में और अपनी लॉजिक में, पिछले 2 सालों से नहीं, इससे पहले भी आया है। और HIAL सैकमॉल का ही एक साइट है जहां पे जो फेलियर स्टूडेंट है उनके लिए बेसिकली बनाया गया था, जो लद्दाख के लोग हैं उनके लिए बेसिकली बनाया गया था। और यहाँ पे कोई थ्योरी सिस्टम नहीं चलता, यहाँ पे चलता है प्रैक्टिकली दिखाना। लाइक आइस्तूपा, लाइक जो आर्मी के लिए सोलर हीटेड टेंट बनाया था, कुछ इस तरीके की प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट करके दिखाया जाता है, लोगों को सिखाया जाता है। किसी भी चीज का थ्योरी लिखना बहुत आसान होता है, बट उसी चीज का प्रैक्टिकल करके दिखाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और यहाँ पे प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस किया जाता है, ना कि थ्योरी के ऊपर। कहां से आई इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। इनको अलाउड ही नहीं था फॉरेन से पैसा लेना, जो कि इसी स्टेप में इन्हें दोषी बना देता है। हाँ, एक बात सही है कि लाइसेंस के बिना बाहर देश से फंड लेना थोड़ी गलत है। ऐसा अगर आप करोगे तो गवर्नमेंट की सख्त आपके ऊपर पड़ेगी, बट इतना भी गलत नहीं है। अगर एक देश में रहने के बाद उसी देश की गवर्नमेंट की नजर आपकी स्टेट में नहीं जा रहा है, वो कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, ना आपकी बात सुन रहा है, तो बाहर देश से फंड लेना इतनी भी गलत नहीं है। ये सिर्फ सोनम वांगचुक नहीं लेते, और भी बाहर देश के लोग जहाँ पे गवर्नमेंट की मदद पहुंचती नहीं है या जानबूझ के नहीं पहुंचाया जाता है, वहां पे ऐसे लोग बाहर देश से फंड लेते हैं। ये कोई इलीगल नहीं है। लेकिन अभी और सुनिए, इसके बाद भी बड़ी स्मार्टली इस फंडिंग को शेशियोन इनोवेशन नाम की एक कंपनी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और जादू देखिए कि ये शेशियोन कंपनी भी सोनम वांगचुक की अपनी पर्सनल कंपनी निकलती है। और उसी पर्सनल जादू वाली कंपनी ने हमारी आर्मी के लिए सोलर हीटेड टेंट बनाया था, ताकि आर्मी को ठंड में तड़प के मरना ना पड़े, लद्दाख के लोगों को ठंड में तड़प के मरना ना पड़े। ये तो भी ट्रेलर है। अब सैकमॉल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सैकमॉल की ऑफिशियल फंडिंग डैंग चर्च एड नाम की एक विदेशी कंपनी से आती है। और जब आप डैंग चर्च एड की वेबसाइट पर जाकर देखोगे तो वहां साफ साफ दिखता है कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन यानी जॉर्ज सोरोस की कंपनी इसे फंड करती है। एक बार फिर से सोरोस पिक्चर में आ जाता है, यानी वांगचुक को फॉरेन फंडिंग के नाम पर सोरोस से पैसा मिलता है। तो क्या हगा है भाई अपनी लॉजिक पे। इसने बोला कि सोनम वांगचुक की कंपनी को फंड मिलता है डैंग चर्च एड से, जिसको फंड करता है जॉर्ज सोरोस, इसलिए वो गलत है। डैंग चर्च एड एक चैरिटी ट्रस्ट या एक फंड डोनेटर, या आसान भाषा में अगर बोलो तो PM केयर फंड्स, जहां पे चाहे आम आदमी हो चाहे अमीर हो, जो भी हो वहां पे फंड डोनेट कर सकता है। और जब आप डैंग चर्च एड की वेबसाइट पर जाकर देखोगे तो वहां साफ साफ दिखता है कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन यानी जॉर्ज सोरोस की कंपनी इसे फंड करती है। अंधे कुत्ते को ये तो पता होता है कि जाना कहाँ है, बट जा कहाँ रहा है ये नहीं पता होता है। उसने जो स्क्रीनशॉट लगाया है अपने पीछे, उसमें ही बाकी जितने भी फंड डोनेटर है उसकी कुछ आधे कंपनियों की नाम ऑलरेडी दिख रहा है। इसलिए मैंने एग्जांपल दिया कि कुत्ते को ये तो पता होता है कि जाना कहाँ है, बट जा कहाँ रहा है ये नहीं पता होता है एक अंधे कुत्ते को, और ये एक अंधा कुत्ता ही है। यह है डैंग चर्च एड की ऑफिशियल साइट। इसमें अगर मैं नीचे जाऊं तो सी आवर्स डोनर्स, इसमें जाऊं तो इसमें जितने भी कंपनी फंड डोनेट करता है वो सारे दिख जाती है। सिर्फ ये एक अकेला कंपनी नहीं डोनेट करता है, और भी बहुत सारे कंपनी डोनेट करता है, आप देख सकते हो। और ये इस घोंचू की स्क्रीनशॉट पर भी दिख रहा है। अगर किसी दिन मोदी जी की मूड बदला और PM केयर फंड लोगों को डोनेट किया गया, तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को इस हिसाब से पैसा दिया जाएगा कि ये जो पैसा मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो अंबानी ने दिया था, ये जो पैसा मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो अदानी ने दिया था। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इस तरीके से पैसा देगा, और कोई भी बैंक में जाके इस तरीके से पैसा दिया जाता है। वांगचुक का पाकिस्तान जाकर क्लाइमेट चेंज के नाम पर सेमिनार अटेंड करना इसको और संदिग्ध बना देता है। मतलब इस हिसाब से तो देश की PM पाकिस्तान जाके एक टेररिस्ट से हाथ मिला रहा था, ये बोलना भी कोई गलत नहीं होगा। आसिम मलिक कौन है सर? आसिम मलिक कौन है? आसिम मलिक है ISI का चीफ, जो पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का संरक्षक है। भारत की सरकार उससे बातचीत कर रही थी जब सेना लड़ रही थी 8 मई को जब सेना लड़ रही थी, आप ISI से बात कर रहे थे, आप ISI से बात कर रहे थे। आसिम मुनीर और आसिम मलिक दोनों से आप बात कर रहे थे। ये लो पार्लियामेंट का ही वीडियो है कि जब हमारी पहलगाम हो रहा था, मोदी जी आसिम मलिक जो ISI चीफ है उनके साथ बात कर रहा था।
फिर मान ले कि मोदी जी टेररिस्ट के साथ हाथ मिला रहा है, सारी इंफॉर्मेशन टेररिस्ट के पास पहुंचा रहा है, जो आतंकवादी अटैक होता है वो मोदी जी की वजह से होता है। मान ले ये सब मतलब अलग ही लॉजिक है इन लोगों का। मोदी जी की सौतेला बच्चों को पिक्चर खेलने का बहुत शौक है। मैं दिखाता हूँ पिक्चर, रुक जाओ, वीडियो में ऐसी बहुत सारी पिक्चर दिख जाएगी। सोनम वांगचुक को जॉर्ज सोरोस से फंडिंग आ रही है, कुछ प्रूफ दिखाता हूं। इसने भी सेम बातें बोला है इसकी तरह, इसीलिए इसकी पहली वाली पार्ट कट कर दिया है। सेकमॉल का करंट फंडर सिर्फ एक है, फ्यूचर अर्थ नेटवर्क, जो क्लाइमेट चेंज और ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करता है। लेकिन इन्फ्लुएंस वॉच की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ 2023 में ही फ्यूचर अर्थ नेटवर्क को चाइना और जॉर्ज सोरोस से $1 मिलियन से ज्यादा की फंडिंग मिली है। सो पॉसिबल है कि इनडायरेक्टली लद्दाख में फॉरेन एजेंडा के लिए पैसा आ रहा है। पहली टॉपिक में तो हक दिया पूरा, दूसरी टॉपिक में भी सेम तरीके से हक दिया। यहाँ पे लिखा है कि जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी से फ्यूचर एंड अर्थ इंटरनेशनल को, जिसे शॉर्ट फॉर्म में FE भी बोला जाता है, उसको जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी से $9 लाख मिला है। फ्यूचर एंड अर्थ इंटरनेशनल जो ग्रीन एनर्जी अलग अलग चीजों के ऊपर रिसर्च करता है, इन्वेस्ट करता है, मतलब एक रिसर्च टीम भी आप बोल सकते हो, या एक रिसर्च टीम के साथ साथ एक फंड डोनेटर भी बोल सकते हो। अब इसकी ऑफिशियल साइट पे जाके देख सकते हो इन्फॉर्मेशन इन लोगों की, जो सिर्फ एक कंट्री में नहीं अलग अलग कंट्री में ये काम करता है और कोई इलीगल नहीं है। 23 में ही फ्यूचर अर्थ नेटवर्क को चाइना और जॉर्ज सोरोस से। दूसरी बात, इसने जो लाइन कोट करी है उसमें सिर्फ लिखा है कि जॉर्ज सोरोस की कंपनी से इतनी पैसा डोनेट हुआ है फ्यूचर एंड अर्थ इंटरनेशनल को, बट यहाँ पे चाइना की कोई जिक्र नहीं है उस 2 लाइन पे। चाइना की बात जिस लाइन पे उठाया गया वो यहाँ पर है, और चाइना के साथ साथ और भी बहुत सारी बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी वहां पे फंड डोनेट करी है। और ये क्या देख रहा हूं मैं, साथ में माइक्रोसॉफ्ट भी फंड डोनेट करा है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में दंगे फसाद करवाना चाहती है। हमें तो माइक्रोसॉफ्ट बॉयकॉट करना चाहिए भाई। ऐसे कैसे कर सकता है माइक्रोसॉफ्ट, है ना? सही बोल रहा हूं ना? बॉयकॉट करना चाहिए हमें। मतलब बिल गेट्स अगर ये बात सुन ली ना तो एक ही बात बोलेगा, औकात तो मेरा है बहुत तरीके, यही बात बोलेगा बिल गेट्स। साथ में ये भी बोलेगा कि तेरी पूरी देश चलती है मेरी माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर, अगर किसी दिन बंद कर दिया ना औकात में आ जाएगी, कुत्ते की मौत मरोगे तुम लोग। मतलब ये चमचे लोग किसी को बदनाम करने के लिए अलग ही लॉजिक निकलता है। आंखों के सामने प्रूफ पड़ा है तब भी इन्हें नजर नहीं आता। अब दलाली करने के लिए ये सब थोड़ी करना पड़ता है, क्या करे। सेकमॉल का करंट फंडर सिर्फ एक है, फ्यूचर अर्थ नेटवर्क, जो क्लाइमेट चेंज और ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करता है। लेकिन इन्फ्लुएंस वॉच की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ 2023 में ही फ्यूचर अर्थ नेटवर्क को चाइना और जॉर्ज सोरोस से $1 मिलियन से ज्यादा की फंडिंग मिली है। तीसरी पॉइंट, फ्यूचर एंड अर्थ से सोनम वांगचुक की एनजीओ को 5 लाख की फंड डोनेट हुआ है। 5 लाख की, पूरे 5 लाख है, इससे सारे उधार भी चुक जाएंगे और भैंस भी छुड़ा लेंगे। 5 लाख की तो शायद जूता और शर्ट पहनने में निकल देती है ये लोग, उससे भी ज्यादा में खरीदते हैं शायद। लगता है मालिक ने इन लोगों को दिया है हड्डी, और ये बोला है कि हड्डी खाने के बाद इस आदमी के ऊपर जाके भौंको, चाहे तुम्हारी बात पे लॉजिक हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस भौंके जाओ बिना किसी लॉजिक के। ये मेरा फोटो बूथ है, अब आप सेल्फी ले लीजिए इस पर। सिंस लास्ट 20 इयर्स मेरे साथ आपके जितने भी फोटो होंगे सारे इस पर आ जाएंगे। टुंग टुंग बजे, टुंग टुंग बजे। अभी रुको, ये पहली बार नहीं हुआ। 2007 का लेटर है जिसमें कांग्रेस सरकार ने खुद इसका FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिया था और सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट टैग किया था। मेरा काम था सच दिखाना। इसने जो नोटिस दिखाया उसकी एक पॉइंट पर भी कहीं नहीं लिखा है कि FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया था, और ये सिर्फ एक एलिगेशन है। 2007 की एलिगेशन है, अभी 2026 चल रहा है। भाई क्या हुआ इस एलिगेशन का? चूहा खा गया क्या? क्यों नहीं लिया गया कोई एक्शन? कांग्रेस भी आया, बीजेपी भी आया, क्या हुआ भाई एलिगेशन का? इसकी तरह और भी बहुत सारे नमूने हैं जिन्होंने सेम टॉपिक को उठाया, बट एक ने भी नहीं बता पाया कि क्यों एलिगेशन लगाया गया था, एलिगेशन लगाने के बाद क्या हुआ था। क्योंकि स्क्रिप्ट आता है कहीं से, उसी हिसाब से बोलना पड़ता है। झांट भर तो उनकी रिसर्च है, झांट भर जानकारी है, तो कैसे बता पाएगा बताओ? इन सारे के सारे अपनी लॉजिक के ऊपर कैसे हगा है देखना सिर्फ। तब कांग्रेस को भी पता था कि इस इंसान ने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए कोई एक्शन नहीं ले पाया, और अगर एक्शन लेती तो ऐसे ही बेवजह NSA लगा के उसके बाद उसको छोड़ना पड़ता, ये बोलते हुए कि हमें पीसफुली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। NSA लग रही है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो आतंकवादियों के ऊपर लगता है, और ये बोलते हुए छोड़ रहा है कि हमें अब पीसफुली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एक बार ये वीडियो देखो। जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं, हम जान क्यों दें जब हमारा कोई संगठन है। आपको भी लगता है कि लद्दाख में दंगे ऐसे ही हो गए तो आप गलत हैं। ऐसी नमूने और भी है, इसलिए सबको एक ही साथ जवाब देता हूँ, नहीं तो बार बार एक ही बात बोलना पड़ेगा। और यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन है जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं, हम जान क्यों दें जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा। और उसके बाद उन पर पुलिस की पूछताछ होने लगी, ये कैसे कहा है। और यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन है जिन्होंने कहा कि अब बताओ क्यों ना दूं गाली इन लोगों को? इन दल्लों का काम है कैसे एक अच्छे इंसान को बदनाम करना है, उसकी उपाय ढूंढना। एक बड़ी सी क्लिप से कुछ वर्ड को उठा के
उसको एडिट करके कैसे किसी को बदनाम करना है यही सोचते रहते हैं हमेशा दिन भर। ये बीजेपी और उनकी दल्ले वोटर जो कुत्तों की तरह हमेशा बेवजह भोगते रहते हैं बस बिना किसी लॉजिक के। और साथ में इस टकले ने भी सेम काम करा है। लगता है बाल के साथ साथ बुद्धि भी चली गई है। तो सोनम वांगचुक चाहते हैं कि लद्दाख को एक अलग स्टेट बना दिया जाए और साथ ही साथ उसे 6 शेड्यूल में भी इंक्लूड कर लिया जाए। ये दोनों डिमांड्स रखने का मेन पर्पस केवल इतना है कि लद्दाख के ऊपर से सेंटर का कंट्रोल कम किया जाए और स्टेट के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा पावर्स दी जाएं। तो आखिर इसमें दिक्कत क्या है? एक दिक्कत नहीं, बहुत दिक्कतें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लद्दाख अपनी बाउंड्रीज पाकिस्तान और चाइना से शेयर करता है, विच ऑब्वियसली मेक्स इट अ हाईली सिक्योरिटी सेंसिटिव जोन। ऐसे सिक्योरिटी सेंसिटिव जोन में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पावर देना मतलब आपको हर सिक्योरिटी डिसीजन के पहले उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी और इस पूरे प्रोसेस में लगेगा बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम और ऐसी जगह पे एक्स्ट्रा टाइम लगेगा जहां एक एक सेकंड से किसी की जिंदगी और मौत का निर्णय हो रहा है। लगता है ये जिंदगी में कभी मैप नहीं देखी या तो भूल गया है। मतलब इसके हिसाब से जितनी स्टेट बॉर्डर से मिलती है, खास करके चाइना और पाकिस्तान से, उन सबसे स्टेटहुड ले लेना चाहिए। ऑब्वियसली मेक्स इट अ हाईली सिक्योरिटी सेंसिटिव जोन। मतलब इतने सेंसिटिव जोन है जो उनके साथ आर्मी ऑफिसर बैठे थे प्रोटेस्ट में, उनको नहीं पता है कितनी सेंसिटिव जोन है। वाह। जो करगिल वार में पाकिस्तान हमारी देश की आर्मियों को नहीं मार पाया वो काम बीजेपी ने कर दिया। करगिल वार में लड़ने वाले सियांग दर्चिन उसकी पापा के सामने उसकी बेटे को मार दिया। पहले तो मेरे बेटे को उन्होंने मारा पीटे हैं, पूरा बॉडी में नीला हो रखा है, जगह जगह डंडे के निशान है। और उसके बाद उन्होंने घिसार के रगड़ के और लेटा कर गोली मारा है। वो कैसे? पीठ से गोली लग के कंधे से निकला हुआ है। इसका मतलब उन्होंने लेटा के ही शूट किया है। वो मेरा बेटा है, वो भी आर्मी में सर्विस किया है और उन्होंने भी 22 साल आर्मी में सर्विस करके हवलदार रैंक पर रिटायर हुआ है। और सर्विस के दौरान उन्होंने करगिल वार में लड़ाई लड़ा है। मतलब उन लोगों को नहीं पता थी कि क्या जरूरत है क्या नहीं है, कितना सेंसिटिव है कितना सेंसिटिव नहीं है। मतलब घर के लोगों को पता नहीं है कि घर में क्या जरूरत है। सेकंड पॉइंट, लद्दाख के यूनियन टेरिटरी होने की वजह से ही आर्मी और सेंट्रल फोर्सेस इतने इजीली वहां पे अपने ऑपरेशंस कंडक्ट कर पाते हैं। लेकिन लद्दाख के स्टेट बनते ही हमारी आर्मी को वहां के ब्यूरोक्रेट्स और लोकल पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में चलना पड़ेगा। कोई भी डिसीजन लेने के पहले उनके साथ कंसल्ट करना पड़ेगा, जो आर्मी की ऑपरेशनल फ्रीडम की धज्जियां उड़ा देगा। अच्छा, आर्मी की फ्रीडम, चलो मैं बता देता हूँ कि आर्मी की फ्रीडम क्या होता है। I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। कैप्टन शिव कुमार की ये वाली स्टेटमेंट तो शायद आपने सुनी होगी, जो पहलगाम अटैक के बाद थी, बट वो क्लिप अब कहीं पे मिल नहीं रहा। ये छोटा सा ही क्लिप मुझे मिला है। मैंने भी पहलगाम के बाद ये क्लिप देखा था और सेव करके भी रखा था, जो लगभग 1 या 1.5 मिनट के आसपास थी, बट अब वो नहीं मिल रहा है। शायद गवर्नमेंट अपनी गलती छुपाने के लिए डिलीट करवा रहा है या तो डिलीट करवा दिया है, किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं मिल रहा है। जो भी हो मैं बता देता हूँ। कैप्टन शिव कुमार सेस, मैं इस बात पे एग्री नहीं करता कि हमारी बहुत सारी एयरक्राफ्ट गिरा है, बट मैं इस बात पे एग्री करता हूँ कि हमारी कुछ एयरक्राफ्ट गिरा है। इसके कारण पॉलिटिकल लीडरशिपों ने हमें ऑर्डर नहीं दिया था पहले कि पाकिस्तानी मिलिट्री बेस के ऊपर हम हमला करें। जब वो लोग हमला करते हैं हमारे एयरक्राफ्ट के ऊपर, हमारी एयरक्राफ्ट को हम खोते, तब हमें ऑर्डर मिलता है उनके ऊपर हमला करने के लिए। मतलब हमारी नुकसान होने के बाद ऑर्डर दे रहा है कि जाओ आप अटैक करो। फ्रीडम इतना है कि पहलगाम अटैक में हमारी देश की आर्मी भी मारा जाता है, बट उनको श्रद्धांजलि देने का भी जरूरत नहीं समझते हमारे देश की नेता लोग। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, इस ऑपरेशन में क्या हमारे जवान सैनिकों की कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं, हमारे सैनिकों की कोई क्षति नहीं हुई। In the end, I pay my solemn homage to my 5 fallen colleagues and brothers from the armed forces and civilians who have tragically lost their lives in Operation Sindoor. फ्रीडम इतना है कि जानबूझ के हमारी देश की आर्मियों को एयरक्राफ्ट नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से पुलवामा अटैक में हमारी देश की आर्मी मारे जाते हैं। पुलवामा के शहीद जिस तरह हुए तो इसलिए हुए कि उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। अगर वो मेरे से मांग लेते तो मैं इमीडिएटली कर देता। मैं तो वहाँ स्टूडेंट्स जब जम्मू में फंस जाते थे वर्ष में, उनको एयरक्राफ्ट से, क्योंकि दिल्ली में एयरक्राफ्ट इमीडिएटली मिलता है किराए पे। 4 महीने तक एप्लीकेशन उनकी पड़ी रही होम मिनिस्ट्री में और 4 महीने बाद वो खारिज कर दी कि नहीं देंगे। लेकिन ये थी कि अटैक हो सकता है। और पता नहीं पुलवामा अटैक की कुछ दिन पहले वहां से चेक पोस्ट किसने हटाया था। मैं मर्दियों चतुर्वेदी पुलवामा पर खुलासा करता हूँ, इस पर पूरे चैनल चलाए। मैंने उसका पूरा समीक्षा किया, जो उसकी रिपोर्ट आई गलत है। मैं पूछता हूँ कि जो पहले चेक पोस्ट स्थापित किए गए थे वो किसकी मर्जी से हटाए गए? उस पर क्यों नहीं जांच बैठाई गई? शायद पाकिस्तान ने हटाया था।
नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जितना मुझे पता है कि 2020 में जब गलवान अटैक हुई थी, चाइनीज आर्मी आके हमारी देश की आर्मी को मार के गई थी, तब भी लद्दाख मोदी जी के हाथ में ही थी। जरा बताना क्या उखड़ लिया था चाइनीज आर्मी का। तो ये है हमारी देश की आर्मियों का फ्रीडम। पॉइंट नंबर 3, भाई लद्दाख की पॉपुलेशन ना बहुत ज्यादा कम है। इतनी ज्यादा कम कि थोड़े बहुत इलीगल इमिग्रेंट्स भी अगर वहां बाहर से आ जाते हैं तो वो लोग वहां की पूरी डेमोग्राफी को चेंज करने का पोटेंशियल रखते हैं, जिससे वहां की सरकारें बदली जा सकती हैं। इलीगल, ये वाली वीडियो देखना एक बार। कितना इजी है क्या बांग्लादेश में जाना यार? आई एम एंटरिंग बांग्लादेश। ब्रो कोई है, रोक लो मुझे। फिर मत कहना बिना परमिशन के घुस गया। कोई नहीं है भाई यहाँ पे तो। ये बांग्लादेश है, दिस इज बांग्लादेश। देख रहा है इतना इजी है बॉर्डर क्रॉस करना। अरे ये बांग्लादेश होता है कि ये हिंदुस्तान होता? हिंदुस्तान। तो ये फेंसिंग से तो हम इधर बैठे हैं। ये हिंदुस्तान है। बांग्लादेश किधर पे है तो? वो है। और इसने ये जो कोल्ड ड्रिंक ले रखा है ये मेरे को देना। ये बांग्ला का है ना? हाँ बांग्ला का है। तो ये बांग्लादेश से इधर इंडिया में आता? नहीं, वो लोग लेके आता है। अच्छा, वो लोग यहाँ पे लेके आता। अब कोई ये मत बोलना कि देख उसने बोला कि ये हिंदुस्तान है। अरे ये बांग्लादेश होता है कि ये हिंदुस्तान होता? हिंदुस्तान। अब अगर गादे नहीं हो तो एक बात और भी आपने नोटिस करी होगी कि उसने ये भी बोला कि बांग्लादेश से आके वो कोल्ड ड्रिंक सीधा दे के जाती है। और इसने ये जो कोल्ड ड्रिंक ले रखा है ये मेरे को देना। ये बांग्ला का है ना? हाँ बांग्ला का है। तो ये बांग्लादेश से इधर इंडिया में आता? नहीं, वो लोग लेके आता है। अच्छा, वो लोग यहाँ पे लेके आता। अब वो उड़ के तो नहीं आता होगा। आ रहे और यहाँ से सामान लेके जा रहे हैं, बिल्कुल इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं। बांग्लादेश से हो तो ऐसा आना जाना चलता है, सामान वगैरह ले जाते हो ना? टमाटर बांग्लादेश से हो? अरे सही है ना। तो देखो ये भाई लोग बांग्लादेश से आ रहे हैं और ये रास्ता जो है ये गया है बांग्लादेश। और यहाँ पे देखो ये सारे भाई लोग सामान लेने आए हो। हेलो, कैसे हो? बांग्लादेश से क्या लेने जा रहे हो अभी? सामान लेने तो दुकान के लिए जावा जाए ना। और मेरे को एक बात बताना कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब मोदी जी कहते थे कि बॉर्डर आपके हाथ में, सिक्योरिटी आपके हाथ में, तो घुसपैठिया कैसे घुस रही है? प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है। ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? आतंकवादी विदेशों से यहाँ कैसे घुस जाते हैं? आप जवाब दीजिए, व्यवस्था आपके पास है। तब उस टाइम की पीएम के हाथ में बॉर्डर सिक्योरिटी थी, बट इस टाइम मोदी जी कह रहे हैं कि स्टेट के हाथ में है। कोई ऐसी बिल पास हुआ है क्या? मेरे को नहीं पता शायद। जी हाँ, जिसका लाइव एग्जांपल हम वेस्ट बंगाल में देख भी रहे हैं कि इलीगल इमिग्रेशन के इतने बड़े थ्रेट होने के बावजूद वहां की सरकार केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए इसे बढ़ावा दे रही है। ऐसी घुसपैठिया फेवरिंग सरकार अगर गलती से भी लद्दाख में आ जाती है ना, तो वहां पे बांग्लादेश नहीं है, वहां पे पाकिस्तान और चाइना है जो गिद्ध की तरह नजर लगा के बैठे हैं कि कब भारत एक गलती कर दे। और उसी वेस्ट बंगाल से जब घुसपैठिया बांग्लादेशी बाहर निकल रही थी तब बीजेपी उनको सिटीजनशिप देने के लिए कैंपेन ओपन करा था। ये रही न्यूज। यहाँ पे बात सिर्फ वोट बैंक की है, जिस पार्टी को वोट दोगे उसी पार्टी तुम्हें सपोर्ट करेगी। यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी घुसपैठियों को निकालना नहीं चाहता है। बस वोट बैंक अगर उन लोगों से भी हार जाए तो भाई थोड़ी मदद मिल सकती है, भले उसके लिए वो कोई काम करे या ना करे, बाद में उसे निकल दे या रखे, वो उनकी मर्जी। शायद अभी भी वो कैंपेन चल रहा है, क्या पता मुझे। अभी बिहार से जब इलेक्शन हो रही थी तब घुसपैठियां निकलने की बात हो रही थी, और इलेक्शन खत्म होने के बाद जब अमित शाह को पूछा गया कि कितने घुसपैठियां निकले, तब उनकी जवाब दी क्यों जानना है आपको। लेकिन घुसपैठिए कितने निकले? बिहार में ही हमने देखा 65 लाख लोग निकाल कर साइड कर दिए। इसमें घुसपैठिए कितने हैं ये कब पता चलेगा, ये कब सार्वजनिक? ये बढ़िया था गुरु। अगर क्यों जानना है आपको? जानना है कितने घुसपैठिए थे। फोर्थ पॉइंट, ना केवल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बल्कि एक डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के भी पर्सपेक्टिव से हर प्रोसीजर में एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ पॉलिटिक्स ऐड हो जाएगी, जिसमें लगेंगे एक्स्ट्रा पैसे, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली एक्स्ट्रा टाइम, जो लद्दाख जैसे सेंसिटिव एरिया के लिए किसी श्राप से कम नहीं होगा। अबे घोंचू, ये देख बीजेपी का ही मैनिफेस्टो। उसने खुद ही 2019-2020 में वादा किया था कि हम लद्दाख को स्टेटहुड देंगे, शेड्यूल 6 के अंदर डाल देंगे। मतलब उनके अंदर क्या दिमाग नहीं है, एकदम बेवकूफ जाहिल कबर, दिमाग में गोबर भरा है। मतलब उनको पता नहीं है कि वो सेंसिटिव जोन है, इसलिए मैनिफेस्टो में वादा कर रहा है। वही कहावत है ना कि कुत्ते को खाने के लिए अगर हड्डी मिले तो वो इधर उधर नहीं देखता। ये भी सेम हरकतें कर रहा है। और देखना बीजेपी की सारी दलों ने ऐसी बेवकूफ बड़ी बातें करी है। सोनम वांगचुक है, इनके बारे में एक चीज समझ लीजिए कि जितना आपको सीधे लग रहे हैं ये इतने सीधे नहीं है। इसके हिसाब से वो सही है जो 2002 में गुजरात दंगे में लोगों को जान से मारने के लिए बजरंग दल वाली आतंकवादियों को भेजा था। जो गुजरात में नरेंद्र मोदी ने किया वो कोई नहीं कर सकता। जो उन्होंने किया है ना, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा। जो 20-25 साल से हमारी नजरों में जो लोग थे उनको चुन चुन के मारा है। 3 दिन का मोहलत दिया था, 3 दिन में जो कुछ करना करो, कुछ भी हो, लेडीज हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, काटने से हो, कुछ मारो काटो जला करो। एक को प्रेग्नेंट थी, उसको उन्होंने चीर दिया था जेल में। आप बताइए ना, छुड़ाया किसने? बताइए कैसे छुड़ाया? हमको तो जेल से नरेंद्र मोदी ने छुड़ाया। उन्होंने जज बदले और जज बदल के फिर नरेंद्र मोदी ने सेटिंग की
और नरेंद्र ने हमको छुड़ाया, तो हम नहीं छूट सकते। इसके हिसाब से वो सही है जो अपनी पार्टी में आतंकवादियों को शामिल करता है। इसके हिसाब से वो सही है जो रेपिस्टों को अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाता है और साथ में खुद एक लड़की को बंदी बना के रखा था। मोदी जी मुख्यमंत्री होते हुए अपनी मीटिंग छोड़ के बाहर निकल जाते थे इस महिला से अकेले में बात करने के लिए। अधिकारियों से कहते थे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अब मेरे को केवल इस महिला से बात करना है। अभी मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा और तुम्हें पकड़वाऊंगा। जो अपने नौकरों के साथ सेक्स करते हुए जिनकी सीडी पकड़ेगी, गुंडागर्दी हो रही है यहाँ पे, जिस तरह की फाड़ देगा तू। नया जनरल डायर पैदा हुआ है, उस जनरल डायर की रिकॉर्डिंग लेके आया हूँ इस सदन के अंदर में। छोकरा जोड़े ध्यान ना खबर पड़ी है आपको। खास तौर पे इस महिला से बात करने के लिए अलग मोबाइल नंबर मोदी जी ने रखा हुआ था, वो मोबाइल नंबर भी इस एफिडेविट के अंदर दिया गया है। इसके हिसाब से वो आदमी सही है। हाँ, यह बात भी सही है कि रेपिस्ट और आतंकवादियों की खानदान रेपिस्ट और आतंकवादियों को ही तो सपोर्ट करेगी ना, ऑब्वियसली बात। एक नशेड़ी जैसे एक नशेड़ी को ही सपोर्ट करती है, उसके साथ ही उसकी अच्छी दोस्ती बनती है। वैसे ही एक आतंकवादी और एक रेपिस्ट की खानदान एक रेपिस्ट और एक आतंकवादी के साथ ही अच्छी संबंध बनती है। लाइक ये पर्सन। इस मूवी के बाद से आपने सोनम वांगचुक को जानना शुरू किया था और इस वीडियो के बाद से आप सोनम वांगचुक को समझना शुरू करेंगे। और मेरी वीडियो देखने के बाद ये कितनी बड़ी दलाल है वो भी समझ जाएंगे। 2018 में गवर्नमेंट ने 135 एकड़ जमीन सोनम वांगचुक को फ्यांग विलेज में अलॉट करी ताकि जो वो यूनिवर्सिटी बिल्ड करना चाहते हैं, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग, वो बिल्ड कर सके। लेकिन 3 कंडीशन रखी गई। पहली कि यूनिवर्सिटी 2 साल के अंदर बनकर तैयार होनी चाहिए, दूसरी कि 14 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, और तीसरी कि यूनिवर्सिटी लॉ के अंडर ही चलाई जाएगी। लेकिन 2023 आ जाता है, ना तो वो यूनिवर्सिटी बिल्ड होती है और ना ही गवर्नमेंट को पे किया जाता है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि 5 मई 2018 को यह अलॉटमेंट हमें हुआ था। 15 दिन बाद ही 20 मई 2018 को मैंने उनको लेटर लिखा कि इसको लीज डीड पे कन्वर्ट कर दीजिए, पर उन्होंने ये कदम नहीं उठाया। फिर हमने 13 मार्च 2020 को दोबारा उनको लिखा, जिसके रिप्लाई में कि ये पॉलिसी अभी यूटी बनने के बाद नहीं बनी है और ये पॉलिसी ही अंडर प्रोसेस में है, और जैसे ये पॉलिसी बन जाएगी हम आपका लीज डेट कर देंगे। और फिर यूटी बनने के बाद 13 फरवरी 2021 को हमने फिर से लेटर लिखा और 19/2/2021 में उनकी तरफ से लेटर आया। उन्होंने ये कहा कि आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी कर सकते हैं इस पे। और लास्ट लेटर जो हमने 27 जुलाई 2023 को उनको लिखी, उसका आज तक ना रिप्लाई आया है। तो बार बार लीज एग्रीमेंट साइन करने के लिए हम उनसे अपील कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, वहां से वो जवाब नहीं दे रहे हैं और अचानक फिर कल कहते हैं आपने लीज एग्रीमेंट नहीं किया इसलिए वापस लिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं इसमें मंशा क्या है। पहली क्लेम रॉन्ग निकल गया। दूसरी कि 14 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। 18 से 23 आ गया, लेकिन इन 5 साल के अंदर क्या हुआ वो समझते हैं। जैसा आपको पता है कि यूनिवर्सिटी 2 साल के अंदर बिल्ड होनी थी, जो कि नहीं हुई, लेकिन सोनम वांगचुक ने इस यूनिवर्सिटी को पार्ट्स में बिल्ड किया और 400 से ज्यादा लद्दाख के बच्चों ने उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी। लेकिन वो यूनिवर्सिटी तो कभी भी रिकॉग्नाइज कराई नहीं गई, ना वो यूजीसी से रिकॉग्नाइज हुई, ना ही वो एआईसीटीई से हुई। यानी 400 लद्दाख के बच्चों का करियर खराब हो गया, ना उनको डिग्री मिली, ना उनको कुछ भी नहीं मिला। अबे चश्मिश, थोड़ी सी गूगल करेगा तो तेरे को पता लग जाएगा कि वो एक नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे कोई फीस नहीं लिया जाता है, जहाँ पे पूरी फ्री में उस इंस्टीट्यूट को चलाया जाता है। और जब एक फ्री नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट है तो कैसे गवर्नमेंट को पैसा देगा, तू मेरे को बता। और वो इंस्टीट्यूट बनाया गया था लद्दाख के लोगों के लिए, ना कि पूरी देश के लिए। लद्दाख के लोगों को वहां पे प्रैक्टिकली हर चीज सिखाया जाता है कि कैसे प्रैक्टिकली हर चीज को करा जाता है। लाइक स्तूपा, आर्मी के लिए जो सोलरिटी टेंट बनाया था, इस तरीके की चीजों को प्रैक्टिकली वहां पे करके दिखाया जाता है। खास करके वो इंस्टीट्यूट लद्दाख की जो फेलियर स्टूडेंट है उनके लिए बनाया गया था। और ऐसी नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए या तो गवर्नमेंट फंड लेना पड़ेगा, या तो कोई बिजनेसमैन जो उन्हें फ्री में फंड डोनेट करे, या फॉरेन फंड लेना पड़ेगा। अब इन सारी फ्री एनजीओज में गवर्नमेंट इतनी फंड डोनेट नहीं करता है, इतनी मदद नहीं करता है। इसलिए ज्यादातर कोई बिजनेसमैन हो या कोई फॉरेन किसी चैरिटी ट्रस्ट से फंड लेना पड़ता है। और गवर्नमेंट की मदद ना मिलने के कारण फॉरेन से फंड लेना पड़ता है, जिसको लेकर ये लोग भी बवाल मचा के रख दिया कि देखो FCRA लाइसेंस नहीं है, बाहर से फिर भी फंड ले रहा है। और उसी फॉरेन फंड, उसी लैंड को लेकर गवर्नमेंट हर चीज के ऊपर रुकावट डाल रही है। इन सबके बाद सोनम वांगचुक अपनी सेकंड इनिंग चालू करते हैं और प्रोटेस्ट लीडर बन जाते हैं। लद्दाख को 6 शेड्यूल स्टेटस और ऑटोनॉमी दिलाने के लिए वो मार्चेस निकालते हैं, हंगर स्ट्राइक करते हैं, जिसको पाकिस्तान मीडिया फुल कवरेज देता है। मुझे ये समझ नहीं आया कि पाकिस्तान को हमारे इंटरनल इश्यूज में इतना इंटरेस्ट क्यों। गुप्तागिरी और दलाली में ये टॉप पे जाएगा भाई। इसने जो लाइन कोट करी है उसकी फैक्ट चेक करने के लिए मैंने सर्च किया तो एक भी टाइम्स ऑफ इंडिया की आर्टिकल में ये लाइन नहीं मिला मेरे को। और इस लाइन को इसने जहां से उठाया वो भी एक बीजेपी की दलाली वाला साइट ही है। जैसे एक चोर के साथ अच्छी दोस्ती बनती है, वैसे ही एक दलाल के साथ ही अच्छी दोस्ती बनती है। इसने एक बीजेपी की दलाली करने वाली साइट से ये लाइन उठाया है और इसकी सोर्सेज दे दिया है टाइम्स ऑफ इंडिया। ऐसे दलाल कुत्ते सोचते हैं वही सबसे बड़ी दिमाग वाले हैं, बाकी किसी को कुछ नहीं आता भाई। तो ये है इन लोगों की झांट भर नॉलेज में झांट भर सोर्सेस। सोनम वांगचुक हिंदू विरोधी और मोदी विरोधी भी रहे हैं। मार्च 2024 में एनडीटीवी को दिए एक साक्षात्कार में वांगचुक ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा ने लद्दाख को राम की तरह छोड़ दिया है, जो सीता को रावण से मुक्त करने के बाद उसे बाजार में बेचने जैसा है। ये ऐसे राम निकले जो सीता को रावण से छुड़ा के लाए मगर घर नहीं ले गए, बड़ी बाजार में बिकने के लिए रख दिए।
इसके अलावा उसने इसे लद्दाख को औद्योगिक और खनन लॉबी के हवाले करने से भी जोड़ा। बीजेपी ने झूठ फैलाने के लिए कुत्ता पाल के रखा था ये तो पता था, बट कुतिया पाल के रखा ये नहीं पता था भाई। जैसे इस वीडियो को काट के इन दलों ने झूठ फैलाने की ट्राई करी है। अभी प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर आए थे, जब वो कश्मीर में आए थे तो उन्होंने कहा था कि वो वहाँ के लोगों का दिल जीतने आए हैं और उनसे कनेक्ट करने आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लद्दाख के लोगों का दिल जीत पाई है या नहीं? लद्दाख के लोगों का दिल पूरी तरह से वो जीत चुके थे 2019 में। इतने ज्यादा कृतज्ञ मैंने लद्दाख के लोगों को कभी नहीं देखा जब उन्हें एक अलग केंद्र प्रशासित घोषणा किया था, यूनियन टेरिटरी। मगर अब लोगों को ये लग रहा है उन्होंने हमें आसमान से बचाया और खजूर पे लटकाया। मैं तो इस तरह देखता हूं कि ये ऐसे राम निकले जो सीता को रावण से छुड़ा के लाए मगर घर नहीं ले गए, भरी बाजार में बिकने के लिए रख दिए। तो लद्दाख को अभी उद्योग और खनन और ये सब गुटों के लिए, खरीद फरोख्त के लिए खुला छोड़ दिया है बिना कोई संरक्षण के। वो भी तब जब उन्होंने खुद वादे किए। अगर वादे नहीं किए होते तो हम सिर्फ शिकायत करते। अभी तो रोष है, आक्रोश है, क्योंकि वादा कैसे तोड़े? वादा किया तो उसको निभाना पड़ेगा। अब राम भक्त जो राम के मंदिर बनाते हैं वो तो राम के आदर्शों पर चलेंगे ना। राम तो मूर्तियों से ज्यादा अपने आदर्शों पे रहते हैं। तो मैं सदा कहता हूं कि राम का आदर्श रहा है रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो प्राण चले जाए मगर वचन न जाए, ये राम के आदर्श हैं। और यहाँ वादे करके 2 इलेक्शंस जीत गए और अब कहते हैं नहीं देंगे, क्या कर लोगे, जाओ। वो एक कहावत है कि काबिल इतना बनो कि तुमको बदनाम करने के लिए कोशिश नहीं साजिश करना पड़े। बीजेपी की इन सारे दल्ले मिलके वही काम करता है दिन रात। तो सावधान रहे, सतर्क रहे और ऐसी दल्लों से दूर रहे।